इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आज हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। ठीक है, किसी भी रीजन में पहले आपको उसका कंसेप्ट समझ लेना है। सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी कंसेप्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, एक इमेजिनरी कंसेप्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी, इट इज़ एन हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। अच्छा, अगर ये इमेजनरी या हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, एक्चुअल में एग्जिस्ट करती नहीं है, तो हम पढ़ क्यों रहे हैं? हम पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि ये कन्वीनियंट है। किस चीज़ के लिए? किसी भी रीजन में कोई स्पेस है, कोई रीजन है, उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और उसकी डायरेक्शन को विजुलाइज करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिख लेना है, इट इज़ एन इमेजनरी हाइपोथेटिकल कंसेप्ट बट it is convenient to visualize strength and direction of electric field in any region. अगली लाइन में लिखना है आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजनरी बट द फील्ड इट रिप्रेजेंट इज रियल। ठीक, खुद में वो कैसी लाइंस है? इमेजनरी लाइंस है, एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती ही नहीं है, लेकिन जो फील्ड ये रिप्रेजेंट करती हैं वो कैसा फील्ड है? वो रियल फील्ड है। ठीक, तो कुछ चीज़ें आपको समझनी है। जैसे फर्स्ट पॉइंट, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी इमेजनरी या हाइपोथेटिकल कंसेप्ट हैं, लेकिन किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को विजुलाइज करने में हेल्प करती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्शन, कि ये डायरेक्शन के लिए कैसे हेल्पफुल होती हैं। तो जैसे मान लिया कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है किसी रीजन में, ये मान लिया ये लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है किसी रीजन में। ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अब अगर आपको किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन अगर पता करनी है तो बहुत ही सिंपल है, उस पॉइंट पे उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे हम क्या ड्रॉ करेंगे? टेंजेंट। और वो जो टेंजेंट होगी वो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। जैसे मान लिया मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है, ठीक, तो मैं उस पॉइंट पे क्या ड्रॉ करूंगा? एक टेंजेंट, ये टेंजेंट। और टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी वही उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमने पढ़ी थी डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइंड होता है? किसी पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है उस पॉइंट पे अगर हम कोई टेस्ट चार्ज रखें तो उस टेस्ट चार्ज पे लगने वाला फोर्स पर यूनिट दैट टेस्ट चार्ज। कोई टेस्ट चार्ज अगर हमने क्यू नॉट रखा उस पॉइंट पे तो एफ अपॉन क्यू नॉट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है। और टेस्ट चार्ज बाई कन्वेंशन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और जितना छोटा हो सके उतना छोटा ठीक है, क्योंकि उस टेस्ट चार्ज की वजह से उस रीजन का, उस पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मॉडिफाई नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए वो जो टेस्ट चार्ज है वो छोटे से छोटा हम रखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, वो सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी कंसेप्ट है। फिर भी हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, दो चीज़ें, डायरेक्शन और स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, तो दो चीज़ें विजुलाइज करने में हमें बहुत हेल्प मिलती है, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और दूसरी है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहली बात कर रहे हैं डायरेक्शन हम कैसे विजुलाइज करेंगे। तो डायरेक्शन विजुलाइज करने का सबसे आसान तरीका क्या है? जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी हो उस पॉइंट पे बस आपको क्या बनाना है? एक टेंजेंट। जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वही उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक, अब दूसरी बात, ये तो होगी डायरेक्शन। अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का कैसे पता लगेगा? ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस गिव अस स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस। स्ट्रेंथ को, दो रीजन की स्ट्रेंथ को हम सिर्फ कंपेयर कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देख के एग्जैक्ट स्ट्रेंथ नहीं बता सकते हैं। समझिए इस बात को। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देख के हम एग्जैक्ट डायरेक्शन बता सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी,
लेकिन एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड नहीं बता सकते। हम सिर्फ दो रीजन को कंपेयर कर सकते हैं कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लिया एक रीजन था जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से हैं, और एक दूसरा रीजन था यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से थी। तो हम सिर्फ ये कह सकते हैं, डायरेक्शन के बारे में हमें एग्जैक्ट पता होता है कि दोनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। अगर ये मान लिया पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो दोनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। डायरेक्शन को लेके हम एकदम सर्टेन है, लेकिन मैग्नीट्यूड की एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं बता सकते फील्ड लाइंस को देख के कि वहाँ पे कितने न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा। हम जो बता सकते हैं वो सिर्फ ये बता सकते हैं कि इन दोनों रीजन में किस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। जहाँ पे लाइंस दूर दूर होती हैं, जहाँ पे रिलेटिव सेपरेशन ज़्यादा होता है, रिलेटिव डेंसिटी कम होती है, वहाँ पे फील्ड भी कम होता है। जहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे फील्ड भी ज़्यादा होता है। तो अगर पहले वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ E1 है और दूसरे वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ E2 है, तो इतना तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि E2 की जो स्ट्रेंथ है वो E1 से ज़्यादा है। और क्या बता सकते हैं, और हम कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस डायग्राम को अगर हम पूरा बनाएं, जितने रीजन में उधर लाइंस हैं उतने ही रीजन की अगर हम यहाँ लाइंस बनाएं इस तरह से, ठीक, जितने रीजन में यहाँ लाइंस बनाई है उतने रीजन में मैंने यहाँ लाइंस बनाई है। अब यहाँ मान लिया 4 लाइंस है और यहाँ देखते हैं कितनी लाइंस हैं। ठीक, यहाँ पे जो नंबर ऑफ लाइंस थी वो 4 हैं और उतने ही रीजन में यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस 12 हैं। तो एक चीज़ और कही जा सकती है कि जो E2 की स्ट्रेंथ है, अगर नंबर ऑफ लाइंस 3 गुनी है तो जो E2 की स्ट्रेंथ होगी वो भी 3 टाइम्स होगी। तो एक चीज़ और हम बोल सकते हैं कि E2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स E1। क्लियर? लेकिन E1 की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, E2 की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, वो हम नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, ढंग से समझिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, एक इमेजिनरी कंसेप्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ये जो कंसेप्ट है वो माइकल फेरारी ने डेवलप किया था। ठीक है, और उन्होंने बहुत सारा काम इमेजिनेशन बेस्ड था, तो उन्होंने फील्ड का जो कंसेप्ट है वो उन्हीं ने डेवलप किया था। ठीक, विजुलाइज करने के लिए किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और उसकी डायरेक्शन को विजुलाइज करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो बहुत ही कन्वीनियंट है, इसलिए हम उनको स्टडी करते हैं। ठीक है, जहाँ तक डायरेक्शन की बात है, डायरेक्शन आपको एग्जैक्ट पता लग जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देख के। जिस पॉइंट पे डायरेक्शन पता करनी है उसी पॉइंट पे बस आप टेंजेंट बनाओ तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या हो जाएगी, डायरेक्शन। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट है तो टेंजेंट बनाने की भी जरूरत नहीं, जो स्ट्रेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। लेकिन मैग्नीट्यूड के बारे में आप क्लियर नहीं बता पाओगे कि मैग्नीट्यूड की स्ट्रेंथ वहाँ पे कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वहाँ पे कितने न्यूटन पर कूलम का है। ठीक है, हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। जहाँ पे लाइंस दूर दूर है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, जहाँ लाइंस पास पास है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। और जितने रीजन में यहाँ पे 4 लाइन्स हैं उतने रीजन में यहाँ 12 लाइन्स हैं। तो एक बात और कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड से 3 गुना ज़्यादा है। क्लियर? ठीक है, दोनों पिक्चर में मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है, लेकिन दोनों पिक्चर में जो डायरेक्शन है वो सेम है। जो डायरेक्शन यहाँ पे है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वही डायरेक्शन यहाँ पे है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की। क्लियर? ठीक है, आगे समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी वो समझते हैं। ठीक है, देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करती है, सोर्स उसका पॉजिटिव चार्ज मानते हैं। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का सोर्स होता है। अगर कोई सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, आराम समझना है, सिंगल पॉजिटिव चार्ज और उसकी विसिनिटी में कोई चार्ज नहीं है, सिंगल पॉजिटिव चार्ज है और उसके आसपास कोई चार्ज नहीं है, मान लिया यूनिवर्स में सिर्फ एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, तो वहाँ से निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो रेडियली आउटवर्ड्स होती हैं। इस तरह से निकलेंगी वो रेडियली आउटवर्ड्स। कितनी ज़्यादा लाइंस निकलेंगी वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितना स्ट्रॉन्ग चार्ज है। जितना चार्ज का अमाउंट ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा लाइंस निकलेंगी। ये रेडियली आउटवर्ड वो चार्ज की जो लाइंस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो मूव करेंगी और ये कहाँ तक जाएंगी, इन्फिनिटी तक। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो सोर्स होता है,
सोर्स ऑफ फील्ड लाइंस। ठीक, इसी तरह से जो नेगेटिव चार्ज होता है वो सिंक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, ये सिंक है। अगर पूरे यूनिवर्स में सिर्फ एक नेगेटिव चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इन्फिनिटी से आएंगी और उस चार्ज पे आके ख़त्म हो जाएंगी। तो नेगेटिव चार्ज जो होता है वो सिंक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। इस तरह से। ठीक, अब यहाँ से भी कंपैरिजन हो सकता है। जैसे मान लिया दो पॉजिटिव चार्ज थे, वो काफ़ी दूर दूर थे, आपस में इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, और एक पॉजिटिव चार्ज से अगर मान लिया 5 लाइंस निकल रही हैं, ठीक, और दूसरा जो पॉजिटिव चार्ज है उससे मान लिया 10 लाइंस निकल रही हैं। 10, ठीक, इससे 5 लाइंस निकल रही हैं और इससे 10 लाइंस निकल रही हैं। ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2। तो एक बात तो है कि दोनों ही चार्जेस जो हैं वो सोर्स हैं, तो दोनों ही चार्ज पॉजिटिव होंगे, Q1 भी चार्ज पॉजिटिव होगा, Q2 भी चार्ज पॉजिटिव होगा। और नंबर ऑफ लाइंस अगर आपको दोनों की पता है, रिलेटिव मतलब रिलेटिव नंबर पता है कि अगर इसमें 5 है तो इसमें 10 होगा, तो हम ये भी कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड के बारे में Q2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 2 टाइम्स होगा Q1 का मैग्नीट्यूड। ठीक, दोनों ही पॉजिटिव हैं, ये पता लग गया, क्योंकि दोनों से ही चार्ज, दोनों से लाइंस ओरिजिनेट कर रही हैं, दोनों ही चार्ज सोर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, और सेकंड चार्ज से नंबर ऑफ लाइंस डबल जा रही हैं फर्स्ट चार्ज के कंपैरिजन में, तो सेकंड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो फर्स्ट चार्ज के कंपैरिजन में डबल होगा। ठीक, अगर मान लिया इसमें 10 ही लाइंस होती हैं, बस उसकी तरफ आ रही होती हैं, ठीक, ये जो लाइंस हैं के लिए चार्ज सिंक होता, मान लिया इस तरह से लाइंस होती 10 ही, तब हम क्या क्या कह सकते थे वो समझिए। ठीक है, तो एक तो ये सिंक बन गया, तो इसका मतलब Q2 नेगेटिव होगा, Q1 पॉजिटिव होगा। ठीक, लेकिन मैग्नीट्यूड के बारे में ये जो इक्वेशन है ये फिर भी ट्रू रहेगी, क्योंकि Q1 से 10 लाइन पास कर रही हैं या आके ख़त्म हो रही हैं, और Q2 से 10 लाइन इंगेज हैं और Q1 से 5 लाइन इंगेज हैं, तो Q2 का मैग्नीट्यूड Q1 के मैग्नीट्यूड का डबल होगा। ठीक, और इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब होता है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दो टर्म होते हैं जिसमें लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म और एक होता है कांस्टेंट। यूनिफॉर्म वर्सेस कांस्टेंट। तो जब पूरे रीजन में हर जगह जो वैल्यू है वो सेम है, तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म। ठीक है, पोजीशन के साथ वैल्यू चेंज नहीं कर रही है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इस पॉइंट पे, वही इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इस पॉइंट पे, वही इस पॉइंट पे, वही इस पॉइंट पे, वही इस पॉइंट पे, पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हर जगह सेम है, तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो यूनिफॉर्म है। ठीक, कांस्टेंट कब कहते हैं? कांस्टेंट तब कहते हैं कि जैसे मान लिया ये पॉइंट ए है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और है, बी पे कुछ और है, सी पे कुछ और है, डी पे कुछ और है, ई पे कुछ और है, अलग अलग वैल्यूज़ हैं। ठीक है, लेकिन वो जो वैल्यूज़ हैं, जो भी वैल्यूज़ हैं वो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही हैं, तब हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, कांस्टेंट है, ये नॉन यूनिफॉर्म बट कांस्टेंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ थी 10 न्यूटन पर कूलम, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ थी 8 न्यूटन पर कूलम, इस पॉइंट पे मान लिया थी 7 न्यूटन पर कूलम, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग स्ट्रेंथ थी, यहाँ पे थी मान लिया 2 न्यूटन पर कूलम, और यहाँ थी मान लिया 5 न्यूटन पर कूलम, और उनकी कुछ डायरेक्शंस थी। तो सारे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ अलग अलग है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है? बिल्कुल नहीं है यूनिफॉर्म, लेकिन वो जो भी वैल्यूज़ हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही हैं। जहाँ जिस पॉइंट पे, जिस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन पर कूलम है, उस पोजीशन पे हमेशा 10 न्यूटन पर कूलम है, जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में, ना डायरेक्शन बदल रहा है ना मैग्नीट्यूड बदल रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड सब कुछ मिला के वेक्टर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, कांस्टेंट। तो अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलेंगे तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाएगा, ये बोला जाएगा नॉन यूनिफॉर्म बट कांस्टेंट, नॉन यूनिफॉर्म बट कांस्टेंट। ठीक, दूसरी बात समझिए, अगर मान लिया कुछ इस तरह से होता, जैसे मान लिया, फिर से मैं 3 पॉइंट लेता हूं, ए
बी और सी, 3 पॉइंट के लिए देख रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका एक्स डायरेक्शन में, यहाँ पे भी एक्स डायरेक्शन में, यहाँ पे भी एक्स डायरेक्शन में, लेकिन उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो है दी गया आपको 2t आई कैप, आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन में, और ये टाइम का फंक्शन दे दिया। ठीक, अब इसका इस सीधा सा मतलब है कि टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो वेरी करेगी। टी अगर 1 सेकेंड होगा तो टाइम तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू 2 आई कैप होगी, टी अगर 2 सेकेंड्स हो जाएगा तो ये 4 आई कैप हो जाएगी। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कांस्टेंट नहीं है, ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है। लेकिन क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पोजीशन के साथ वेरी कर रहा है? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है कि ए पे अलग है, बी पे अलग है, सी पे अलग है? ऐसा नहीं है। अगर टाइम 1 सेकेंड है तो ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड, बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सेम। फिर टाइम जब 2 सेकंड हो जाएगा तो ए पे बदलेगा तो बी पे भी बदलेगा, सी पे भी बदलेगा। फिर टाइम जब 3 सेकंड होगा तो ए बी सी तीनों पे एक साथ बदलेगा, पर रहेगा तीनों पे एक ही वैल्यू, सेम रहेगा वो। ठीक है, टाइम के साथ वेरी करेगा बट पोजीशन के साथ वेरी नहीं कर रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है लेकिन पोजीशन के साथ वेरी नहीं कर रहा है। तो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म बट वेरिएबल। कांस्टेंट नहीं है, ये यूनिफॉर्म है लेकिन कांस्टेंट नहीं है। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। जब कोई चीज़ स्पेस के साथ, पोजीशन के साथ चेंज हो रही है या नहीं हो रही है तो उसको हम बोलेंगे कि वो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म। अगर कोई चीज़ टाइम के साथ वेरी कर रही है या नहीं वेरी कर रही है, अगर वेरी नहीं कर रही है तो वो कांस्टेंट है टाइम के साथ, और अगर वेरी कर रही है तो वो वेरिएबल है। ठीक, तो अभी हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब पोजीशन के साथ वेरी नहीं करना चाहिए। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, किसी भी रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो उसका तरीका ये है कि वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी और इक्वली स्पेस्ड होंगी। स्ट्रेट लाइन होंगी, पैरेलल होंगी और इक्वली स्पेस्ड होंगी। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं। हर जगह इस पूरे रीजन में आप कहीं भी जाओ, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है। तो ये होता है आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्विडिस्टेंट लिख लेना है आपको। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, लिख लेना है आपको, इक्विडिस्टेंट पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। इक्विडिस्टेंट, इक्वली स्पेस्ड कह सकते हो आप, इक्विडिस्टेंट कह सकते हो, दो के बीच की जो डिस्टेंस है वो हर लाइन कॉन्जिक्यूटिव लाइंस के बीच में सेम है। इक्वली स्पेस्ड, इक्वली इक्विडिस्टेंस, पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। ठीक, क्लियर। अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो, किसी रीजन में मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, अब मैं आपसे पूछूं क्या ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है? तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मिटी क्यों नहीं हो पाई इसमें? तो वो सिर्फ डायरेक्शन की वजह से। डायरेक्शन तो इसमें सेम ही है, डायरेक्शन प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। यहाँ प्रॉब्लम जो है वो मैग्नीट्यूड है। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में गैप ज़्यादा है और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में गैप कम है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। तो इस पूरे रीजन में यूनिफॉर्मिटी इसलिए नहीं हो पाई है क्योंकि मैग्नीट्यूड अलग अलग है। डायरेक्शन तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम है इस पूरे रीजन में, तो मैग्नीट्यूड की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक, और समझिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हों, मान लिए बराबर हैं, इक्वी डिस्टेंस हैं, इक्वली स्पेस्ड हैं, तो इसमें प्रॉब्लम ये है, उसमें इस रीजन में प्रॉब्लम जो है वो मैग्नीट्यूड नहीं है। मैग्नीट्यूड हर जगह सेम है क्योंकि लाइंस के बीच का जो गैप है वो हर जगह सेम है, मान लीजिए सेम है। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो डायरेक्शन की। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ और है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ और है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ और है। तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉन यूनिफॉर्म है। पहला वाला ये जो है ये नॉन यूनिफॉर्म किस वजह से है? मैग्नीट्यूड की वजह से। मैग्नीट्यूड में वेरिएशन है अलग अलग पॉइंट पे। और ये नॉन यूनिफॉर्म जो है वो डायरेक्शन की वजह से है। तो हमें मैग्नीट्यूड भी फिक्स रखना है, मतलब दो लाइंस के बीच का गैप भी सेम रखना है और डायरेक्शन भी सेम रखनी है। इसका मतलब हमें स्ट्रेट लाइंस ही बनानी होंगी। ठीक है, तो ये जो यहाँ बनाया है ये है आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कहीं भी यूनिफॉर्म फील्ड क्रिएट करना हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, हमेशा लाइंस कैसे बनानी है आपको? पैरेलल, इक्विडिस्टेंट, स्ट्रेट लाइंस। क्लियर। अब उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो समझनी है आपको। अगर दो पॉजिटिव चार्ज पास पास रखे हैं,
ठीक है, मान लिया इक्वल अमाउंट के हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, ये भी आपका प्लस क्यू चार्ज है और ये भी आपका प्लस क्यू चार्ज है। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी इस रीजन में वो किस तरह से बनेंगी, ठीक। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी वो समझिए आप। इसकी एक लाइन अगर इस तरफ जाएगी तो इसकी भी एक लाइन इधर जाएगी, सिमेट्रिक सिचुएशन होगी क्योंकि दोनों इक्वल चार्जेस हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में रिपेल करेंगी। तो ये कुछ इस तरह से बनेंगे सिस्टम, इस तरह से। इसी तरह इसकी भी लाइंस कुछ इस तरह से ही बनेंगी। कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से ये डायग्राम बनेगा। दो अगर पॉजिटिव चार्ज पास पास हैं तो उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, ठीक। अब कुछ चीज़ें आपको समझनी है। देखिए, इसके सेंटर में इन दोनों चार्जेस के मिड पॉइंट पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अगर आप इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो जीरो हो जाएगा। इस चार्ज की वजह से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इस पहले वाले चार्ज की वजह से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो, ठीक। तो सेंटर पॉइंट पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको नहीं मिलेगी, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट समझिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इस लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये कौन से चार्ज की वजह से है? तो आपको ऐसा लग सकता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये पहले चार्ज से ओरिजिनेट कर रही है, तो आप कह सकते हो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये पहले चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। किसी भी रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो उस रीजन के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। ये लाइन बेंट ऊपर की तरफ इसीलिए हो गई है, अगर ये दूसरा चार्ज यहाँ नहीं होता तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एकदम स्ट्रेट निकल रही होती। तो ये बेंट हो ही गई है इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे दूसरा चार्ज प्रेजेंट है, उसके रिपल्शन की वजह से ही बेंट हो गई। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है वो पहले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, वो इस रीजन में जितने भी चार्जेस हैं उन चार्जेस की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिप्रेजेंट कर रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में एक और बात आपको समझनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी चार्ज से ओरिजिनेट बिल्कुल हो सकती हैं, किसी चार्ज पे एंड हो सकती हैं, कोई चार्ज उनका सोर्स हो सकता है, कोई चार्ज उनका सिंक हो सकता है, लेकिन उनका जो पैटर्न है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो उस रीजन के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन को वो रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? ठीक। अगर मान लिया एक चार्ज पॉजिटिव होता है, एक चार्ज नेगेटिव होता, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह से रिप्रेजेंट होती हैं वो भी बना के देखते हैं। जैसे मान लिया एक चार्ज ये आपका पॉजिटिव है और एक चार्ज ये आपका नेगेटिव है, और मान लिया दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। अगर ये चार्ज प्लस क्यू है तो ये चार्ज क्या है? माइनस क्यू। मैग्नीट्यूड सेम होने का फायदा ये होगा कि अगर मान लिया पहले चार्ज से 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंगेज हो रही हैं तो दूसरे चार्ज से भी कितनी लाइंस एंगेज होंगी? 10। अगर इसका मैग्नीट्यूड डबल हो जाए तो यहाँ इस चार्ज से फिर 20 लाइंस एंगेज होनी चाहिए, ठीक है। तो वो भी बना के हम देखेंगे अनइक्वल चार्जेस, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज सोर्स है, नेगेटिव चार्ज सिंक है, तो कुछ लाइंस तो पॉजिटिव से शुरू होंगी और इस नेगेटिव पे खत्म होंगी। तो एक लाइन तो ये स्ट्रेट जाएगी, बाकी लाइन थोड़ा कर्व होके जाएंगी। इस तरह से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो है पैटर्न बनेगा। इस तरह से ये लाइन जो है वो कहीं आगे जाके इस तरह से मिल रही होगी, इस तरह से ये वाली लाइन भी मिल रही होगी, ऐसी ये लाइन भी आगे जाके इस तरह से ही मिल रही होगी, यहाँ इस तरह से, ठीक। और ये वाली जो लाइन गई है ये इधर जाएगी और इन्फिनाइट तक जाके और इन्फिनिटी से फिर ये लौट के आ रही होगी यहाँ से। तो ये आपका डायग्राम बनेगा।
इक्वल एंड अपोजिट अगर चार्जेस रखें, जैसे कि हमने डायपोल देखा था, डायपोल में दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। ठीक, अगर मान लिया ये दोनों चार्जेस बराबर नहीं हैं तो किस तरह से डायग्राम दिखेगा वो भी बना के देखते हैं। जैसे इस डायग्राम में मैंने इस बात का खास ध्यान रखा है कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पॉजिटिव चार्ज से इंगेज हो रही हैं उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस नेगेटिव चार्ज से इंगेज होनी चाहिए, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है। अब अगर मान लिया अनइक्वल चार्जेस हैं मैग्नीट्यूड में, तो कैसा दिखेगा? जैसे मान लिया एक चार्ज है आपका प्लस क्यू और ये चार्ज है आपका -2q, डबल चार्ज है। तो डबल चार्ज है तो इससे नंबर ऑफ लाइंस डबल एंगेज होंगी, 1 2 3। अब अगर यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा आने वाली हैं, जैसे मान लिया यहाँ से 1 2 3 4 5, तो टोटल इस पॉजिटिव चार्ज से जो लाइंस इंगेज हैं वो 8 हो गई। 1 2 3 4 5 ये हैं और 3 ही हैं, 8 लाइंस इंगेज हैं। तो इससे जो लाइंस इंगेज होंगी वो 16 होंगी। ठीक, तो जरा बना लेते हैं। तो इसमें कुछ इस तरह से देखेगा। इस तरह से, क्योंकि इस पर इसका जो मैग्नीट्यूड है वो डबल है तो नंबर ऑफ लाइंस भी डबल होंगी। दूसरी बात, अब यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस अगर डबल हैं तो दो लाइंस के बीच का एंगल जो है ये कम हो जाएगा। ये एंगल अगर मैं कहूँ अल्फा है और ये एंगल बीटा है तो एंगल्स का भी फर्क पड़ेगा। अल्फा एंगल बड़ा है बीटा से, तो पहले वाला चार्ज जो है इसका मैग्नीट्यूड कम होगा दूसरे वाले चार्ज से। अब एंगल में मैं ये नहीं कह सकता कि एंगल जो है वो डबल होगा या ट्रिपल होगा, वो थोड़ा कहना थोड़ा मुश्किल बात है, क्योंकि ये जो दिख रहा है आपको ये प्लेन एंगल्स नहीं होंगे, ये होंगे सॉलिड एंगल्स। क्योंकि ये पूरी 3 डायमेंशनल सिचुएशन होगी तो ये सॉलिड एंगल्स होंगे, फिर हमें सॉलिड एंगल में उनको मेजर करना पड़ेगा। कुछ और इंपॉर्टेंट बात है वो भी समझनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट करती हैं, नेगेटिव पे ख़त्म होती हैं, या अगर यूनिवर्स में सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगी और इन्फिनिटी की तरफ चली जाएंगी, जैसा कि हमने पहले डायग्राम बनाया था। अगर आइसोलेटेड कहीं पॉजिटिव चार्ज है, जैसे ये, अगर कहीं यूनिवर्स में आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है तो वहाँ से ओरिजिनेट करेंगी और ये कहाँ चली जाएंगी? इन्फिनिटी की तरफ। और अगर कहीं यूनिवर्स में नेगेटिव आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है तो इन्फिनिटी से ओरिजिनेट करेंगी और उस चार्ज तक आ जाएंगी। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं से शुरू होती हैं कहीं ख़त्म होती हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी सर्कुलर लूप्स नहीं होती या लूप्स नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिस पॉइंट से स्टार्ट करे उसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे उसका सोर्स हो उसी पॉइंट पे सिंक हो जाए, वो नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप्स नहीं होती, तो ये पॉइंट आपको मेंशन कर लेना है, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स। ऐसा कभी नहीं होगा कि जिस पॉइंट से वो स्टार्ट करेंगे उसी पॉइंट पे एंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब हम पढ़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप्स होती हैं। ठीक, जिस पॉइंट से स्टार्ट और एंड कुछ होता ही नहीं है वो हमेशा क्या बनाती हैं? क्लोज लूप्स बनाती हैं। अगर कोई मैग्नेट है जिसमें ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के बाहर तो ऐसा लग रहा है नॉर्थ पोल से स्टार्ट कर रही हैं और साउथ पे ख़त्म कर रही हैं, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। नॉर्थ से स्टार्ट करके साउथ पे ख़त्म होने जैसी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप्स होती हैं और वो मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ चलती हैं। मैग्नेट के बाहर अगर नॉर्थ से साउथ जा रही हैं तो मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ चलती हैं। ठीक, तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं। मैग्नेट के बाहर ऐसा लगता है कि नॉर्थ से साउथ, लेकिन मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ, तो वो कैसे बनाती हैं? क्लोज लूप्स बनाती हैं। क्लियर? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं वो भी समझने हैं आपको। जैसे दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो कभी क्रॉस नहीं करेंगी। ठीक है, दे नेवर क्रॉस ईच अदर। ठीक है, अब क्रॉस क्यों नहीं करेंगी, इससे क्या कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है वो समझना है। ठीक है, कई सारी बातें समझेंगे इसमें। जैसे सबसे सिंपल बात आप ये समझ सकते हो कि किसी भी लाइन पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो डायरेक्शन बताएगी। तो अगर मैं इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे उन्होंने एक दूसरे को कट किया है, क्रॉस किया, उस पॉइंट पे अगर मैं पूछूं बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट आ गया। कॉन्फ्लिक्ट क्या आ गया कि अगर आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखोगे तो आपको एक डायरेक्शन समझ में आएगी, ये डायरेक्शन समझ में आएगी, लेकिन अगर आप दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर टेंजेंट बनाओगे तो वो दूसरी डायरेक्शन समझ में आएगी। तो समस्या इसमें यह है कि एक ही पॉइंट पे
एक ही टाइम पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे हो सकती है? जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करती है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की तो एक ही डायरेक्शन होगी। तो एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। ठीक है, अब इसमें हम कुछ और पॉइंट समझ सकते हैं। जैसे मान लिया दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लिया क्रॉस कर रही थी, तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट और क्रिएट हो सकते हैं इसमें, इस इंटरसेक्शन पॉइंट को लेके। अगर आप इस इंटरसेक्शन पॉइंट के राइट हैंड साइड से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहां से दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं। तो ये जो पॉइंट है ये कैसा होना चाहिए? एक पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। लेकिन अगर इसी डायग्राम के लेफ्ट हैंड साइड से अगर आप देखोगे तो इसमें दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आके एंड हो रही हैं, मर्ज कर रही हैं, तो ऐसा लगेगा कि ये जो पॉइंट है वो एक नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। अब एक ही पॉइंट एक ही टाइम पे पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, वो पॉसिबल नहीं है, तो एक कॉन्ट्राडिक्शन ये भी हो गया। क्लियर? ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात है इसमें, आप समझ सकते हो, ये जो दो लाइंस के बीच का रिलेटिव सेपरेशन होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब रिलेटिव सेपरेशन जितना कम होता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होती जाएगी। ठीक, जितना सेपरेशन का, जैसे मैं अगर यहाँ और यहाँ अगर दो पॉइंट पे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ स्ट्रॉन्ग है, तो ऑब्वियसली इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन कम है। जितना सेपरेशन कम होता जाएगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। तो अगर आप इस पॉइंट पे सोचोगे तो यहाँ तो दोनों लाइंस मर्ज कर गई, मिल गई, तो यहाँ तो सेपरेशन जीरो हो गया, तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो कहाँ पहुँचेगी? वो इन्फानाइट पहुँचेगी। तो तीसरा कॉन्ट्राडिक्शन ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो इन्फानाइट तो नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ तो फाइनाइट वैल्यू होगी उसकी। तो इस वजह से दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। एक और बात समझनी है, वो भी समझिए इसी से मिलती जुलती, कि इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है, क्या दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टच कर सकती हैं एक दूसरे को? जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मान लिया ये है और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये मान लिया ये है, क्या ऐसा हो सकता है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ना करें, टच कर दें? तो अगर टच करेंगे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इसमें कॉन्ट्राडिक्शन डायरेक्शन का नहीं है, क्योंकि अगर आप टेंजेंट बनाओगे यहाँ पे, अगर आप यहाँ टेंजेंट बनाने की सोच रहे हो तो उस इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पे टेंजेंट तो एक ही बनेगी, इंटरसेक्शन नहीं है। बेसिकली वो एक दूसरे को क्या कर रही है? टच कर रही है, कट नहीं कर रही हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को लेके वहाँ पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, डायरेक्शन दोनों पॉइंट पे, उस पॉइंट पे एक ही है, दोनों लाइन्स पे टेंजेंट एक ही बन रही है। ठीक, लेकिन और चीज़ों को लेके कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर इस पॉइंट को आप राइट हैंड साइड से देखोगे तो ये नज़र आएगा कि दो लाइंस वहाँ से ओरिजिनेट कर रही हैं, तो ये पॉइंट नज़र आएगा आपको एक पॉजिटिव चार्ज। और अगर इसी पॉइंट को आप लेफ्ट हैंड साइड से देखोगे तो ये पॉइंट नज़र आएगा आपको नेगेटिव चार्ज। अब एक ही पॉइंट पे एक ही टाइम पे दोनों चार्ज एक साथ पॉसिबल नहीं हो सकते, या तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। दूसरा, दोनों लाइंस के बीच का गैप एकदम घट के जीरो हो जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कहाँ अप्रोच कर रहा होगा? इन्फानाइट, तो वो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, डायरेक्शन इस बात में, इस चीज़ को लेके, डायरेक्शन को लेके यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर?